गुड मॉर्निंग, मैं प्रवीण कुमार आप सभी विद्यार्थियों का दरोगा प्रैक्टिस सेट सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज के सवालों को देखते हैं। आज का पहला सवाल ये है कि हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जावेद अख्तर को जो अभी अवार्ड मिला है वह रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, रिचर्ड डॉकिंस एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त कर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही अध्यापक थे। 1976 में इनकी एक पुस्तक आई थी, उस पुस्तक का नाम था द सेल्फिश जीन, द गॉड डेलूजन, यानी कि ईश्वर का भ्रम। इनका मानना था कि ईश्वर नाम की कोई भी चीज़ इस संसार में नहीं है। लोग ईश्वर का डर सता करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, तार्किकता की बातों से अलग रखते हैं, वैज्ञानिकता की बातों से अलग रखते हैं, वैज्ञानिकता सत्यता की बातों से अलग रखते हैं। तो इस बात पर जो कोई भी जो समाज में इस तरह की बातें करता है तो उसको यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार 2003 से दिए जा रहे हैं और जावेद अख्तर पहले भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, तार्किकता की सोच की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यह अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। आप याद रखेंगे, जावेद अख्तर पहले भारतीय हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं। कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? चलिए इसके बारे में हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं। आप अपने से भी टेस्ट देते रहिएगा, जैसे कि सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे, तो अगर ये सवाल की जानकारी आपको पता है तो आप इसकी कॉपी में लिख लीजिएगा और उसके बाद जो इन डिटेल मैं बताऊंगा उसको भी नोट कर लीजिएगा, ताकि आपसे पता चले कि इन सब सवालों का सल्यूशन आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम दरोगा के होने वाले हैं, 2213 सीट है और ये बहुत ही सुनहरा मौका है। अब कब वैकेंसी आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, विश्व का तथा भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर स्टेशन पर अभी वर्तमान में है, जिसकी कुल लंबाई 1366 मीटर है। गोरखपुर स्टेशन प्लेटफॉर्म की जो कुल लंबाई है वो 1366 मीटर है अभी वर्तमान में। लेकिन अभी जो बनाया जा रहा है वो कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसकी जो लंबाई होगी वो 1400 मीटर होगी और ये जो चौड़ा होगा वो 10 मीटर चौड़ा होगा। यानी कि कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? प्राकृतिक प्रदेशों मतलब क्या कि जो प्राकृतिक रूप से दिया गया है उसमें। तो भारत का जो ये सवाल है उसको मैप पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसका आंसर तो वैसे 4 होंगे कि 4 प्राकृतिक जोन में बांटा गया है प्रदेशों में। देखिए इसको समझते हैं कि 4 कौन कौन है। ये भारत का ये आपका हमारा सबका भारत। अच्छा, ऊपर में कट गया है ना थोड़ा सा, तो ये कट गया है, मैं फिर से बना देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, छोटा सा बना दूंगा। हमको यहाँ तक ही बनाना है ना। चलिए देखेंगे। ये हमारा प्यारा देश भारत, और ये जो देश हमारा है तो इसकी जो स्थिति है
अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, ये भी आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा कि भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में बताइए। तो 8 डिग्री 4 मिनट ये इंदिरा पॉइंट है, 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कॉल, 97 डिग्री 25 मिनट वालांगू और 68 डिग्री 7 मिनट सर क्रीक। ये हमारा भारत का ये ऊपर में आपको नहीं दिख रहा है ये, लेकिन यहाँ पे मैं नीचे करके लिख देता हूँ। ये ऊपर का उत्तरी छोर है 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा पॉइंट। तो ये हमारे भारत की स्थिति है। अब इस भारत को 4 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे आप देखेंगे कि भारत के उत्तर में विशाल पर्वतीय क्षेत्र फैले हुए हैं। ये आप यहाँ से लेके यानी कि नंगा पर्वत से लेके नामचा बर्पा तक ये जो पूरा है वो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के रूप में फैला हुआ है। लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय भारत में फैला हुआ है। तो इधर जो होगा ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र होंगे, ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ जो होगा विशाल मैदान, और इसके बाद जो होगा ये प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा जो है वो तटीय एरिया, जिसकी जो लंबाई होती है भारत की तटीय क्षेत्र जो है वो 7516.6 किलोमीटर, मतलब कि भारत की तटीय दूरी 7516.6 किलोमीटर है। इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। तो इस 4 प्राकृतिक प्रदेशों में हमारा देश बटा हुआ है, ये 4। अब आपसे अगर सवाल पूछ दे कि भारत की कितने राज्य तट से सटे हुए हैं, तो भारत के 9 राज्य तट से सटे हुए हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे गुजरात, ये महाराष्ट्र, यहाँ पे एक छोटा सा अपना गोवा, उसके बाद कर्नाटक, केरल, यहीं पे आपको तमिलनाडु, उसके बाद इधर जाएंगे आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश। मैं बोल करके भी लिख रहा हूँ, अगर आपको बोर्ड ना दिख रहा हो तो मैं बोल करके भी लिख रहा हूँ, एपी। यहाँ पे आप जाएंगे उड़ीसा, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य हो गए। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य भारत के तट से जुड़े हुए हैं। आया बात समझ में? तो आप ये राज्यों के रूप में आप देखेंगे तो पूछा जाएगा कि भारत के कितने राज्य तट से जुड़े हैं, तो 9 राज्य। और भारत को प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है कितने में? तो 4 में। उत्तर में कौन कौन होगा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र। तो 4 भाग में भारत को बांटा गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो भू राजस्व के टैक्स को 50% अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत का पहला शासक है जिसने अस्थाई सेना रखने की शुरुआत की थी और नगद वेतन भुगतान करने की शुरुआत की थी।
उस अस्थाई सेना में अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया एवं दाग प्रथा की भी शुरुआत की थी। मतलब सैनिकों का हुलिया लिखा जाएगा और सैनिकों की जो घोड़ा होगी उस पर दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। तो उन सभी पर जो खर्च आते थे उस खर्च को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 50% भू राजस्व की दर को लागू कर दिया था। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, 1000 खंबा महल और जमियत खाना मस्जिद की भी स्थापना की थी। इसने चढ़ाई कर और गढ़ी कर, मतलब चढ़ाई कर मतलब क्या, जो दुधारू पशु हुआ करते थे उस पर भी कर, और जो मकान और झुप्पी झोकरी हुआ करती थी उस पर भी टैक्स लगा दिया था। इसके बचपन का नाम अली गुस्सास होता है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा है। तो इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को आप नोट करते चलेंगे माइंड में। सवाल कहीं से भी आ सकता है, किसी भी सवाल को हल्के में न लेंगे, क्योंकि एग्जाम इंपॉर्टेंट है, सीट की संख्या ज़्यादा है। ये आप मत समझेंगे कि सीट की संख्या ज़्यादा है, आपको एक सीट से मतलब है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? देखिए कौन सा संविधान संशोधन सवाल पूछ रहा है, तो मैं आपको इसके सभी संशोधनों को लिख देता हूं। पहला है 58वां संविधान संशोधन। अब भाई इसको चारों ऑप्शन क्या, अभी तक 98 के बाद जितना हुआ है सब बता देते हैं, टेंशन ना लीजिए। 99वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 102 संशोधन, 104। अभी तक इतने संविधान संशोधन हो चुके हैं, लागू हो चुका है 104वां संविधान संशोधन। तो 98वें संविधान संशोधन, ध्यान से सुनिए। कर्नाटक और हैदराबाद राज्य क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों को विकास करने के लिए इस संवैधानिक संशोधन को लाया गया। वहाँ मानव संसाधन की पूर्ति के लिए तथा वहाँ के मानवों में विकास के लिए 98वां संविधान संशोधन लाया गया। नोट करते चलेंगे। 99वां संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों की कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करते हुए एक नई आयोग की स्थापना की गई, जिस आयोग का नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। किस संवैधानिक संशोधन के तहत? 99वें संवैधानिक संशोधन के तहत। कौन सा क्या किया गया? ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से हुआ करती थी, उस कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करते हुए एक नए आयोग की स्थापना की गई और उस आयोग का नाम रखा गया राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ति आयोग। किस संविधान संशोधन? 99वें संविधान संशोधन। आइए 100वां संविधान संशोधन करते हैं। आपको याद होगा कि 1974 में भारत और बांग्लादेश की कुछ क्षेत्रों का समझौता हुआ था, तो उसी क्षेत्रों के हस्तांतरण को लेकर के 100वां संविधान संशोधन को लागू किया गया। बांग्लादेश और भारत ने अपने कुछ क्षेत्रों को आपस में आदान प्रदान किए। कैमा संविधान संशोधन? 100वां संविधान संशोधन। आइए अब 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन गुड्स एवं सर्विस टैक्स से रिलेटेड है, जो वस्तु एवं सेवा कर से 1 जुलाई 2017 से यह पूरे देश में लागू है। 101वां संविधान संशोधन के तहत 102वां संविधान संशोधन। तो 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना के लिए 102वां संवैधानिक संशोधन लाया गया। 103वां संवैधानिक संशोधन। 103वां संवैधानिक संशोधन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, EWS, उनको 10% की आरक्षण की व्यवस्था करता है। 103वां संवैधानिक संशोधन। और लास्ट 104वां संवैधानिक संशोधन जो अभी हुए हैं। तो 104वां संवैधानिक संशोधन की दो मुख्य बातें हैं। पहली मुख्य बात यह है कि यह लोकसभा में या राज्य की विधायी न्यायिका में विधायी हिस्सेदारी में यह SC ST के आरक्षण जो 25
जनवरी 2020 को समाप्त हो रहे थे उसको बढ़ाया गया 10 साल को। यानी कि अब लोकसभा में या किसी भी विधायी निकाय में SC/ST का आरक्षण बढ़कर 25 जनवरी 2030 तक हो गए। और दूसरे जो इसकी मुख्य बातें हैं वो है जो लोकसभा में आर्टिकल 331 के तहत एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता था, उसको अब समाप्त कर दिया गया है। तो ये सभी संवैधानिक संशोधन था, मैंने आपको बता दिया इन डिटेल, इसको नोट कर लीजिएगा, इससे हो सके कि आपको सवाल पूछ सकता है। ऑप्शन में 4 था, पूछा था वस्तु एवं सेवा कर किस संवैधानिक संशोधन के तहत लागू किया गया, मैंने आपको टोटल बता दिया। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल यह है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में रखे गए थे और लोकसभा ने इसको पारित भी कर दिया था, लेकिन 1969 में राज्यसभा में लंबित हो जाने के कारण यह पारित नहीं हो पाया। तो ये आपसे सवाल है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखे गए, तो इसका जवाब होगा 1968 में। अगला सवाल की ओर चलते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाए जाते हैं? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है उस 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और इसके जो ऑप्शन है 15 मई, तो 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाए जाते हैं और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाए जाते हैं। 25 जुलाई वाला मुझे अभी ध्यान में नहीं है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाए जाते हैं। आगे चलेंगे, अगला सवाल की ओर चलते हैं। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। छत्तीसगढ़ PCS का सवाल 2019 का है। अगला सवाल किया चलते हैं। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है? देखिए हमारे यहाँ दिवाली कितना हर्षोल्लास से मनाया जाता है, बच्चे पटाखे छोड़ते हैं और हमारे परिवार के लोग उस दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। हमारी माताजी भी लक्ष्मी एवं गणेश की पूजा करती है उस दिन। लेकिन इस देश में वैसे भी जनजाति हैं जो इस दिवाली पर्व को शोक का पर्व मानती है और वो जनजाति है थारू जनजाति। उस जनजाति का नाम है थारू। ये जनजाति दिवाली को शोक का पर्व मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि इस जनजाति उस दिन क्या करती है कि अपने जितने भी पूर्वज हैं उसकी पुतला बना करके उनकी पूजा करती है। हम लोग क्या करते हैं? लक्ष्मी एवं गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन ये जनजाति क्या करती है? अपने पूर्वजों के पुतला को बना करके उनकी पूजा करती है। इसीलिए यह जनजाति दिवाली को शोक का पर्व कहती है। अभी वर्तमान में यह जनजाति आप देखेंगे कि बिहार के चंपारण साइड में, नेपाल के, भारत और नेपाल के जो तराई एरिया है वहाँ पे, उत्तराखंड के नैनीताल में यह जनजाति अभी रहती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पंचायती राज विषय है। देखिए तो पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज विषय राज्य सूची का विषय है। संविधान के 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। यानी कि इन 3 सूचियों में कानूनों विषयों पर कानून बनाने के अधिकारों का बंटवारा किया गया है। तो संघ सूची में अभी वर्तमान में समझिए कि 100 विषय हैं, लेकिन मूल रूप से 97 विषय थे, तो जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में स्थानीय विषय के स्थानीय महत्व के विषय हैं, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और समवर्ती सूची में इसमें 66 विषय है राज्य सूची में, और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जो स्थानीय महत्व के भी हैं और राष्ट्रीय महत्व के भी हैं। तो इस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही लागू किए जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था। देखिए फाहियान चीनी यात्री था।
फा का अर्थ होता है धर्म, आहान का अर्थ होता है अचार। तो फाहियान चीनी यात्री था, तो ये चीन से भारत यात्रा पर आए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक है जिसने विक्रमादित्य की भी उपाधि। तो फाहियान ने अस्पताल के बारे में जो जानकारी दी है वो पाटलिपुत्र के बारे में बताया है कि पाटलिपुत्र में एक अस्पताल पाया गया था। फाहियान ने ये भी बताया था कि इस देश में जो मध्य भारत के लोग हैं वहाँ मृत्युदंड नहीं दी जाती है, वहाँ अपराध करने पर दाहिने हाथ काट लिए जाते हैं। यहाँ ये भी बताया गया था कि यहाँ ब्राह्मणों का मतलब बोलबाला है। इस तरह से फाहियान ने इस चीज़ की चर्चा की थी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? देखिए, जूरी अधिनियम का जो विरोध किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। जूरी अधिनियम कौन सा अधिनियम था उसको समझ लेते हैं। पहले जो न्यायाधीश हुआ करते थे तो न्यायाधीश किसी भी मामला के निपटारा के लिए सामुदायिक मतलब उनके साथ समुदाय के कुछ लोगों को बैठने की अनुमति थी, उसी को जूरी अधिनियम कहते थे। जैसे हिंदू समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, ईसाई समुदाय के लोग। तो आगे चल कर के इस समुदाय में काफ़ी मतलब कि विविध भिन्नताएँ आ गई। जैसे कि ईसाई पर अगर अभियोग चलेगा तो ईसाई के अभियोग पर मामला पर हिंदू और मुसलमानों को बैठने का अधिकार नहीं था जूरी अधिनियम के तहत। तो इस चीज़ को लेकर के राजा राम मोहन राय ने इसका पुरजोर विरोध किया था। राजा राम मोहन राय भारत के पुनर्जागरण के पिता कहलाते हैं। जिस तरह इटली के पुनर्जागरण के यानी कि यूरोप के पुनर्जागरण के पिता दाते कहलाता है, उसी तरह भारत के पुनर्जागरण के पिता भी राजा राम मोहन राय ही कहलाते हैं। राजा राम मोहन राय कट्टर समाज सुधारक थे। इन्होंने नारी के शोषण को, जाति को, छुआछूत को काफ़ी विरोध किया था। आपको मैं बता देता चाहता हूँ कि 1815 से लेकर के 1818 के बीच तक लगभग 2400 विधवाओं को जला दिया गया था सती प्रथा के अंतर्गत, जिसको लेकर के इस पर इन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया। और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा देश से समाप्त कर दिया, उस पर कानून बना करके। आगे चल करके इन्होंने ये आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, वेदांत सोसाइटी, द हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी। इन्होंने पत्रिकाएं भी प्रकाशित की थी और वो पत्रिकाएं के बारे में मैं आपको लिख देता हूं बोर्ड पर। ये एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं इनकी पत्रिकाओं के सवाल। देखिए, इनकी एक पत्रिका का नाम था संवाद कौमुदी, मीरात उल अखबार और ब्रह्म क्रॉनिकल। तो ये जो संवाद कौमुदी था ये बंगाली भाषा में थे, बंगाली भाषा में। मीरात उल अखबार फारसी भाषा में और ब्रह्म क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा में। आपसे सवाल पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि मीरात उल अखबार पत्रिकाएं किसने प्रकाशित की थी, इतना कॉमन सवाल नहीं पूछेगा। सवाल ये पूछेगा कि मीरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी, और इस पर आप कन्फ्यूज कर जाएंगे एग्जाम में। और ये VBI सवाल है, BPSC का, दरोगा का, सचिवालय सहायक का, ये VBI सवाल है, खूब पूछा हुआ सवाल है। इसीलिए इसको एकदम कंठस्थ कर लेंगे, इसकी भाषाओं को इतना दिमाग बैठा लेंगे कि कभी भूलेंगे नहीं। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, मीरात उल अखबार फारसी भाषा में और ब्रह्म क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल यह है कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है? यानी ये ग्रहों से सवाल है और सवाल है मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है। आइए इसको भी समझ लेते हैं।
ग्रह से, सौरमंडल से एक सवाल आपको बिहार के एग्ज़ाम में होंगे, बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछते हैं सौरमंडल से एक सवाल, इसीलिए देखिए, मान लिया जाए कि ये सन है, सूर्य है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक में सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध है। ये बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, मंगल। सवाल मंगल और यूरेनस के बीच है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये सन से दूरी के क्रम में 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह थे, तो 1 अगस्त 2006 को प्राग सम्मेलन में प्लूटो से ग्रह की संज्ञा ले ली गई। अब वो बौने ग्रह की श्रेणी में है। तो अब सौरमंडल में आप देखेंगे कि 8 ग्रह है। तो सन से दूरी पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यूरेनस का हिंदी सवाल की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी कि नगरीय जनसंख्या पूछ रहा है, तो नगरीय जनसंख्या गोवा में 62.2%। नगरीय जनसंख्या गोवा का है 62.2%। और ग्रामीण जो जनसंख्या नगरीय सबसे कम है किस क्षेत्र में? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश 90% ग्रामीण, 10% शहरी, 10% शहरी। इसका 62.2% शहरी, बाकी के बच गया कितना? 37.8% ग्रामीण। तो इसका आंसर होगा गोवा। गोवा आंसर होगा। हटा देता हूँ मैं इसको। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत ने ओलंपिक फुटबॉल में एकमात्र विजय कब हासिल की थी? तो ओलंपिक फुटबॉल में एकमात्र विजय 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में हासिल किया था। अभी तक एक बार ही फुटबॉल में ओलंपिक जीता है। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जनेवा, रोम। तो सवाल है विश्व व्यापार संगठन, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का। वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन में। रोम में अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठन का मुख्यालय है। यानी कि न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय, वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय, जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय और रोम में अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठन का मुख्यालय। ये चारों आपके ऑप्शन के सही मैंने बता दिया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? असहयोग आंदोलन विरोधी सभा, यानी कि असहयोग आंदोलन के विरोध में सभा की स्थापना की थी, तो इसने जमनालाल ने किया था। इसके बारे में मैं आपको कुछ इन डिटेल बता देता हूँ। देखिए, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया जाएगा। इस रॉलेट एक्ट में न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील के आधार पर किसी को भी अरेस्ट या गिरफ्तार किया जा सकता था। इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था।
लेकिन इस हड़ताल का कोई फ़ायदा निकल कर सामने में नहीं आया। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गए, क्योंकि शरफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी हो जाती है इसी एक्ट के तहत, रॉलेट एक्ट के तहत। तो इसकी गिरफ्तारी के विरोध में शांति सभा का आयोजन जालियांवाला बाग में किया जाता है। और इस शांति सभा का आयोजन जो जालियांवाला बाग में किया जाता है, तो इस जालियांवाला बाग को चारों तरफ से दीवार होता है और इसमें एक गेट होते हैं, जिस गेट को जनरल डायर अपने सिपाहियों के सहित घेर करके इस पर अंधाधुंध गोलियां चलवा देते हैं, जिसके कारण इस सभा में 1000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस नरसंहार को लेकर के आगे चलकर महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग कर दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग कर दी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग कर दी। अब इसके खिलाफ 19 अक्टूबर 1919 को आप देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन शुरू होगा और 19 अक्टूबर 1919 को ही हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया जाएगा, जिसको जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच करने की वो सौंपी जाएगी, जांच करने का अधिकार सौंपा जाएगा। आगे चल करके जब इन सभी से बात नहीं बनेगी तो महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 से देश में असहयोग आंदोलन चालू कर देंगे। असहयोग आंदोलन ये आप देखेंगे कि कलकत्ता अधिवेशन जो 1920 में होता है, तो उसमें असहयोग आंदोलन के बारे में बताया जाता है और दिसंबर के नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव को समर्थन मिलता है। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में मैं जितने भी आपको लेक्चर दे रहा हूँ वो सब नोट कर लीजिएगा। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को समर्थन मिलता है और यह असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 तक चलते हैं। तो इसी के बीच उद्योगपतियों ने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी, जो जमनादास ठाकुरदास के नेतृत्व में हुआ था। आपको मैं बता दूं, इसका तो आंसर हो जाएगा जमनादास ठाकुरदास। अब 5 फरवरी 1922 तक ही असहयोग आंदोलन क्यों चल पाए? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर एक पुलिस चौकी में लोगों ने आग लगा दी। आग लगाने के कारण 21 सिपाही थानेदार सहित जल गए, यानी कि मर गए, जिसको लेकर के 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लेंगे और इसी क्रम में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो जाएगी, 6 वर्ष का कारावास हो जाएगा। लेकिन बीच में स्वास्थ्य को लेकर के 1924 में ही 24-25 में इनको रिहा कर दिया जाएगा। चलिए आगे अगला सवाल की ओर चलते हैं। संतलत काल में दीवान-ए-अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किसने संबंधित है? तो दीवान-ए-कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। यह एक कृषि विभाग है, कृषि से संबंधित है दीवान-ए-कोही। आपको बता दूं कि दीवान-ए-आर्ज सैन्य विभाग था, जिसकी स्थापना बलबन ने किया था। आई बात समझ में? और दीवान-ए-कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो आज के टेस्ट सीरीज में इतना ही सवाल। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिल रहा हूं। आप इन सभी व्याख्यान को नोट कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।